गया एथेनोइक अम्ल। ठीक, ओइक क्यों लगा? ओइक लगा क्योंकि यहाँ पे COH ग्रुप है, COH ग्रुप। अब आपका अगला है कार्बो। अब देखिए अभी आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो चल रहा है, अब इसकी अभिक्रियाएं आपको समझाई जाएंगी। ठीक है, अब देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है? C डबल बॉन्ड OH। अब देखा जाए तो इसमें दो ग्रुप होते हैं। कार्बोक्सिल ग्रुप है ये दो ग्रुप से मिलकर बना है, कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल को मिला के क्या बन गया? कार्बोक्सिल। यानी कि कार्बोक्सिल में दो समूह हैं, एक आपका कार्बोनिल ग्रुप हो गया और दूसरा OH ग्रुप हो गया, इसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल। यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप COOH में दो ग्रुप होते हैं, एक होता है C डबल बॉन्ड O कीटोन वाला जिसे हम लोग कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, और दूसरा OH होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल। तो इन दोनों को मिलाकर क्या हो गया आपका? कार्बोक्सिल। यानी कि जब ये दोनों ग्रुप इनके पास हैं तो दोनों की क्रियाएं भी देंगे। ठीक है, यही कारण है कि कार्बोक्सिल जो ग्रुप आप पढ़ने जा रहे हैं ये कार्बोनिल का भी रिएक्शन देगा और OH का भी रिएक्शन देगा। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं बनाने की विधियाँ। बनाने की विधियाँ का मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे कैसे हम कार्बोक्सिलिक बना सकते हैं। पहली बात, अगर हम एल्कोहल का क्या करा दें? ऑक्सीडेशन करा दें। ठीक है, ऑक्सीडेशन करा दें तो क्या मिल जाएगा हमको? फाइनली मिल जाएगा एसिड। ये दिमाग में रख लो, एल्कोहल का जब भी ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? एसिड मिलता है। ठीक, RCOOH मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है? आपका प्राइमरी एल्कोहल है। तो ऑक्सीडेशन कैसे कराते हैं? KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, यानी कि क्षारीय KMnO4 के साथ कराते हैं। क्षारीय का मतलब आप चाहे KOH ले लो चाहे NaOH ले लो। तो जब कराते हैं KMnO4 के साथ तो यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, ये चेंज होता है RCOOK में। ठीक है, यानी पोटेशियम एसीटेट में। अब पोटेशियम एसीटेट का मतलब यहाँ पे कोई भी हो सकता है ना, माने कि यहाँ पे आपका एसिड का पोटेशियम साल्ट बन जाएगा। अब क्या होगा? अब यहाँ पे जब हम H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं तब आपका बन जाएगा RCOOH, यानी कि एसिड बन जाएगा। यानी कि कुल मिला के ओवरऑल ये होना है कि जब भी हम एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा? एसिड मिलेगा। दूसरा क्या है? एल्किल साइनाइड के जल अपघटन से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम एल्किल साइनाइड, ये हो गया एल्किल, और CN ग्रुप का मतलब क्या होता है? साइनाइड। ठीक, तो जब हम एल्किल साइनाइड की हाइड्रोलिसिस कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिड, यानी एसिड के प्रेजेंस में कराते हैं, अम्लीय जल अपघटन कराते हैं, यानी अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है? एसिड मिलता है। और साथ में अमोनियम क्लोराइड बनती है। कैसे बनती है इसको आपको बता देना है। देखिए यहाँ पे कितना है? 2H2, यानी दो मॉलिक्यूल किसके हैं? वाटर के हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से NH4 यानी कि एक Na और 4 हाइड्रोजन, ये NH4 और Cl, इतना तुम्हारा निकल जाएगा। NH4Cl इतना निकल जाएगा। बचा कौन? बचा यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन और ये एक हाइड्रोजन, तो COOH एसिड बन गया, है ना। अब देखिए बहुत पूछा जाता है, ये कई जगह मिलेगा। अब देखिए तीसरा मेथड क्या है प्रिपरेशन का? एस्टर के जल अपघटन। एस्टर क्या होते हैं? एस्टर होते हैं RCOOR। ठीक है, R क्या है? R जहाँ पे एल्किल ग्रुप है, ये सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे R डैश से दिखाया गया यानी डिफरेंट है, RCOOR। तो जब हम एस्टर का जल अपघटन यानी कि हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका इतना आपका निकल जाएगा, एक मिनट, यहाँ से आपका निकलेगा RCOOH इतना, RCOOH इतना निकल जाएगा। ठीक, इतना निकल जाएगा, RCOOH ये निकल जाएगा। ठीक है, और OR और H यानी कि एल्कोहल बनेगा, और क्या बनेगा? RCOOH यानी अम्ल बन जाएगा। ठीक है, तो अम्ल और एल्कोहल दोनों बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए एस्टर का जल अपघटन कराएंगे तो क्या बनेगा? अम्ल बनेगा, एसिड और एल्कोहल बनेगा। और अगर यही अभिक्रिया बैक करा दी जाए, अम्ल और एल्कोहल की क्रिया करा दें तो फिर वही बन जाएगा। अगर अम्ल और एल्कोहल की क्रिया करा दें तो क्या बनेगा? एस्टर बनेगा और जल बनेगा। इस क्रिया को हम बोलते हैं एस्टरीकरण, इसका उल्टा। यानी एस्टर का जल अपघटन कराओगे तो अम्ल और एल्कोहल बनेगा। अगर यह अभिक्रिया उल्टा करा दिया जाए तो क्या होगा? इन दोनों की क्रिया होगी, अम्ल और एल्कोहल की क्रिया से एस्टर और जल बनता है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? एस्टरीकरण बोलते हैं। अब देखिए सामान्य गुण की हम बात करते हैं। सामान्य गुण यानी कि जनरल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले देखा गया है कि जो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब ऐसे अम्ल जिनमें केवल एक COH ग्रुप होता है उसे मोनोकार्बोक्सिलिक कहेंगे। अगर 2 COH है तो उसे हम क्या बोलेंगे? डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल बोलेंगे। अब देखिए मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का जो क्वथनांक होता है यानी बॉइलिंग पॉइंट होता है वो समान अणुभार के एल्कोहल से क्या होता है? ज़्यादा होता है।
है ना। अगर मतलब कि कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल हो और कोई अल्कोहल हो जिनका मॉलिक्यूलर वेट यानी अणुभार क्या हो, लगभग बराबर हो, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। ये देखने में आया। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो अणु होते हैं, ये एक सिंगल अणु नहीं मिलता है, बल्कि दो अणु क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, है ना। क्यों जुड़े होते हैं? इसलिए जुड़े होते हैं क्योंकि यहाँ पे पाया जाता है हाइड्रोजन बंध। ठीक, हाइड्रोजन बंध आपको 11वीं में पढ़ाया गया है। हाइड्रोजन बंध क्या होता है? हाइड्रोजन बंध ये होता है कि जब किसी मॉलिक्यूल में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी F, O या N, इन तीनों में से अगर कोई एक है तो ये क्या करेगा, ये अगल बगल उपस्थित किसी भी हाइड्रोजन से क्या करेगा, वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा रहेगा, यानी दुर्बल आकर्षण बल से जुड़ा रहेगा। इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। देखिए इसकी स्थिति देखिए, ये जो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के साथ कैसे जुड़ा है, सहसंयोजक बंध के साथ जुड़ा है। और इस ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ क्या होगा, दुर्बल आकर्षण बल काम करेगा। सेम यही चीज़ यहाँ पे भी काम करेगा। इसी दुर्बल आकर्षण बल को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बंध। तो अब क्या होता है कि जो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल हैं ये क्या होते हैं, ये अकेले नहीं होंगे, ये एक अणु अकेले नहीं मिलेगा, दो अणु आपस में जुड़े होंगे। ये देखिए दो अणु आपस में जुड़े हैं। क्यों जुड़े हैं? इनको हाइड्रोजन बंध जोड़ा है ना। तो अब इनको हम क्या बोलते हैं, द्वितीयाणु। हिंदी में बोलते हैं द्वितीयाणु, इंग्लिश में बोलते हैं डाइमर। डाइमर का मतलब क्या होता है, मोनोमर का मतलब होता है जहाँ पे कोई एक अणु होते मोनोमर बोलते हैं। और जब दो अणु आपस में जुड़े होंगे, सेम अणु आपस में जुड़े होंगे, तो इनको हम क्या बोलेंगे, डाइमर। डाइ मीन्स दो। तो डाइमर का मतलब हो गया कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक अणु नहीं होता है, बल्कि इसके दो अणु आपस में जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। इसीलिए इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, अणुभार बढ़ जाता है। भाई अभी तक एक का निकाल लेते, अब दो का निकाल ले हो, है ना। इसलिए यही कारण है कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक, हाँ आइए अणुभार की बात नहीं, यहाँ पे क्वथनांक को हम देखते हैं। तो जब ये आपस में जुड़े रहेंगे तो अब इनका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है ना। क्वथनांक क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि इनके दो अणु आपस में जुड़े हुए हैं। अब इन दो अणुओं को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ अधिक मात्रा में ऊर्जा या ऊष्मा हमको देनी पड़ेगी। यही कारण है कि इनका क्वथनांक क्या होता है, अधिक होता है। ठीक, फिर से हम आपको समझा दे रहे हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक समान अणुभार वाले अल्कोहल से अधिक क्यों होता है। क्यों होता है? देखिए कारण ये है कि जो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं ये क्या होता है, दो अणु आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं और इस हाइड्रोजन बंध को तोड़ने के लिए कुछ अधिक मात्रा में ऊर्जा या ऊष्मा चाहिए होती है। इसलिए इनका क्या होता है, क्वथनांक अधिक होता है। ठीक, आप लोग नोट कर लो इसको।